here acute angle. Now we are going to study about a acute angle. Let's continue. Acute angle third one, उसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज अर्थात वो ट्रायंगल, वो त्रिभुज जिसमें अल्फ़ा, बीटा, थीटा, ये सारे जो भी ट्रायंगल्स हैं एंगल, वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे? अल्फ़ा इज़ लेस देन 90 डिग्री। जितने भी एंगल हम चेक करेंगे, बीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। जब सभी के सभी कोण 90 अंश से कम होंगे तो हम बोलेंगे वो क्या है? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं। हमें एक बेसिक फार्मूला मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में जिसे कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक त्रिभुज में आधार रहे, ऊंचाई रहे, ज़रूरी तो है नहीं कि होता है। हर एक ट्रायंगल में बेस और हाइट नहीं होती है, क्योंकि जैसे हम लोगों के पास एक विदाउट बेस और विदाउट हाइट स्केलेन ट्रायंगल समझ लो। तो स्केलेन ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल तो क्या हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं? वी विल यूज़ अ हीरोन्स फार्मूला, दैट इज़ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मगर इस फार्मूले को यूनिवर्सली यूनिक नहीं बोल सकते। ये हर एक के लिए अलग अलग फिर तो होने लगेगा। स्केलन के लिए अलग निकालो, इक्विलैटरल के लिए अलग निकालो, उसके लिए अलग निकालो, या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग फार्मूला लगाओ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए अलग फार्मूला लगाओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए अलग फार्मूला लगाओ। इसलिए यूनिवर्सली कॉमन फार्मूला एक रखा गया है, वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बेसिक फार्मूला कहलाता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हम लोगों को जो भी करना है वो इसी पे करना है, इससे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे ही करना है। तो लेट्स फर्स्ट थियरम आपके बुक का यूज़ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से। तो लेट्स टेक अ 2 ट्रायंगल्स, one is A, B, C and second triangle let its name is P, Q, R. Once we will make a perpendicular, we will draw a perpendicular. एक बार मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसको लेट इट इज इक्वल्स टू D एंड हियर इट इज S। बेस हमेशा डिसाइड होता है, बेस will be depend on perpendicular, ठीक है। आधार हमेशा लंब पर निर्भर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये भी एक लंब ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 90 अंश बना दिया और ये मैंने यहाँ से एक बना दिया यहाँ पे। इसको मैंने m दे दिया, इसको मैंने n दे दिया। तो मैं
अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी में देखूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मैं बेस का कॉलम बनाऊं, क्या बनाऊं? बेस और हाइट, दो कॉलम बना लेते हैं समझने के लिए, इसकी जबकि ज़रूरत नहीं है, मगर समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। बेस और हाइट का अगर मैंने दो कॉलम बनाया तो बेस क्या हो सकता है? ये त्रिभुज के कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो नाम लेके मैं बेस बोल सकता हूँ। बेस मेरा क्या है? ए बी बी है। बेस मेरा क्या है? बी सी है। बेस मेरा क्या है? ए सी है। हाइट क्या है? तो ए बी अगर बेस है तो इसका तीसरा पॉइंट कौन सा है? सी है। इसका तीसरा पॉइंट कौन सा है? ए है। इसका तीसरा पॉइंट कौन सा है? ए सी का। ए सी के अगर मैंने ए सी को बेस लिया तो हाइट कहाँ से आनी चाहिए मेरे पास? हाइट मेरे पास बी से आनी चाहिए। समझ में आई बात? तो अब मैं सी पे जाके देखूँगा कि सी पे से कोई लाइन जो ए बी पर गई हो, सी पे से कोई भी लाइन जो ए बी पर गई हो और 90 डिग्री बना रही हो तो वो हाइट होगी। क्या सी पे से एक लाइन तो ए पे गई है, क्या वो 90 डिग्री है? नहीं है, मतलब ये हाइट नहीं हो सकती। सी पे से दूसरी लाइन ए बी पर बी पॉइंट पे टच हो रही है, क्या वो 90 डिग्री दिख रही है? नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे हाइट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आई कांट टेक अ बेस एज अ ए बी। बेस में ए बी नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? समझ में आया? क्योंकि जो तीसरा पॉइंट मेरे पास था उस पॉइंट पे से कोई भी 90 डिग्री मुझे बेस पे दिखाई नहीं दिया जो मुझे बेस लेना था। एवरीबडी गॉट इट? I have to take a third point. From the third point we have to find that a line should be perpendicular on a base. A line from a third point should be perpendicular on a base. Then only it will be a height of a triangle. समझ में आई मेरी बात? क्योंकि यहीं पे सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं गलतियाँ होती हैं क्योंकि बेस और हाइट नहीं ढूंढ पाते। और पहली एक्सरसाइज में वहीं अटका जाएगा जिसको बेस और हाइट ढूंढने नहीं आएगा। समझ में आई बात? हाँ। नाउ अगर मैं बी सी को बेस लेता हूँ तो हाइट मेरी कहाँ से आने वाली है? ए से। तो मैं ए पे से देखता हूँ तो तीन लाइन गई है। एक तो ए से बी पे गई है, एक तो ए से डी पे गई है और एक तो ए से सी पर आई है। मगर बी सी पॉइंट के ऊपर क्या ये तीनों पे से कहीं पे भी 90 डिग्री दिख रहा है क्या मुझे? बी सी पर तो बी वाले पॉइंट पे तो 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। डी वाले पॉइंट पे हाँ दिख रहा है 90 डिग्री और सी वाले पॉइंट पे नहीं दिख रहा है। और ये भी ध्यान देना है, एक पॉइंट से एक लाइन पे सिर्फ एक ही 90 डिग्री बन सकती है, एक से ज़्यादा नहीं बन सकता। आप बोलोगे कि मैं यहाँ से ए पे से लेके यहाँ से ऐसा लेके आता हूँ, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना दूँगा, नहीं होगा क्योंकि एक ही 90 डिग्री होता है। वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन ऑन अ लाइन फ्रॉम अ वन पॉइंट। एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर बन सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो यहाँ पे अब मेरा हाइट क्या बन गया? ए से डी, ए डी। तो ए सी पे ज़रा देखते हैं, ए सी बेस पे कहीं 90 डिग्री दिख रहा है क्या मुझे? तो हाँ एक 90 डिग्री दिख रहा है। क्या वो पॉइंट ऊपर जाने के बाद बी पे टच हो रहा है? क्योंकि मेरा दूसरा पॉइंट बी होना चाहिए। मेरा एक तो 90 डिग्री दिखा, दूसरा तरीका ढूंढने का है कि मैं पहले उस बेस पे ही चला जाऊँ, वहाँ पे 90 डिग्री का निशान ढूंढूँ। तो मुझे एम दिखा, एम पे से ऊपर जाता हूँ तो क्या मुझे वो उस पॉइंट पे मिल रहा है जो तीसरा पॉइंट मेरा है? हाँ है, तो मेरा वो हाइट है। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे बेस लेते हैं। चलो मुझे बताना मुझे कौन सा हाइट है कौन सा नहीं। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, आर पी। बोलो हाइट कहाँ से आएगी? पी क्यू की हाइट कहाँ से आएगी बेटा जुनैद? पी क्यू की हाइट कहाँ से आएगी? तो देखो मेरा 3 पॉइंट है, पी क्यू आर। तो पी क्यू तो ख़त्म हो गया, तीसरा पॉइंट कौन सा बचा मेरा? आर। तो आर पे से मेरा हाइट आना चाहिए। क्यू आर, उसमें कौन सा हाइट कहाँ से आएगी? तो पी पे से आएगी।
इस 3 नाम में से ही, ये 3 अल्फ़ाबेट जो ट्रायंगल के नाम होते हैं ना, उसमें से ही मुझे हाइट मिलने वाली है। फिर आरपी तो क्यू से। अब मुझे देखना है इस पे, इस बेस के ऊपर कहीं 90 डिग्री दिख रहा है क्या? तो देखो पी क्यू, अगर मैं पी क्यू पे जाता हूँ तो 90 डिग्री दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, यहाँ पे दिखा एन पे। तो ये एन वाला पॉइंट क्या मेरे इस पॉइंट को टच कर रहा है, आर को? एन वाली लाइन क्या आर को टच हो रही है? हाँ या ना? हो रही है। मतलब मेरा पहला पॉइंट आर एन होगा बे परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो मैं ये बोल सकता हूँ हियर कि पी क्यू इज़, आर एन इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ऐसे यहाँ पे भी बोल सकता हूँ बी सी इज़ ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। हमेशा हाइट को पहले लिखेंगे, परपेंडिकुलर बेस नीचे आएगा। नो, पी पे से कोई 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ, यस, पी एस। क्या पी आर के साथ में है? तो पी आर अगर मैं देखूँ तो पी आर पे तो 90 डिग्री है ही नहीं, मतलब इसका हाइट नहीं है कहीं। समझ में आया? कोई डाउट? अब चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस बी सी। अगर मैंने बेस बी सी लिया तो हाइट क्या लूँ? बी एम लूँ क्या? उसके सामने ही हाइट है, वही देखना है। अच्छा, इसी का एरिया अगर मैं फिर से निकालता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस में ये लेता हूँ ए सी, तो हाइट क्या लूँगा? बी एम। समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं पी क्यू आर का एरिया निकालता हूँ तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, मैंने समझो पी क्यू लिया तो हाइट क्या होगी? आर एन। तो पी क्यू इंटू आर एन। बोलोगे सर ये तो हम लोगों को आता है एरिया ऑफ अ बेस और हाइट निकालना, मैं क्या करूं भाई? यहाँ पे ही बच्चे अटक जाते हैं और बाद में आंसर गलत देते हैं। बेस मैंने क्यू आर लेना है, हाइट क्या आ जाएगी? पी एस। तो हाफ इंटू क्यू आर एज अ बेस इंटू हाइट पी एस। ठीक है, मैंने 4 लिए। कितने लिए? 1 2 3 4। मगर अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं 2 एरियाज़ का रेशियो निकाल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था रेशियो शुड बी एम अपॉन एन। और हम एरिया का भी रेशियो निकालेंगे तो भी पॉजिटिव। एरिया ऑफ एनी फिगर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लाइन सेगमेंट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? एम अपॉन एन। तो रेशियो निकालने के लिए हमने इसको क्या किया? रेशियो फॉर्म में लिख लिया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी को मैं ये वाला पहला वाला इक्वेशन ले लेता हूँ। तो क्या आएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी बराबर हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई, ये इक्वेशन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एन, राइट। तो देखो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू नथिंग बट ए रेशियो। यही है कि उनके बेस और हाइट का प्रोडक्ट का रेशियो निकाल दो, बस वही रेशियो रहेगा। अब अगर मैं इसके जगह पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर लेकर मैंने हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ इंटू ये सेकेंड वाला इक्वेशन ले लेता हूँ क्यू आर इंटू पी एस। तो क्या मेरा रेशियो रॉन्ग होगा? नहीं, रेशियो सेम आएगा, क्योंकि एरिया तो चेंज हुआ ही नहीं ट्रायंगल का। जब ट्रायंगल का एरिया ही नहीं चेंज होगा तो मैं चाहे इस एरिया को 400 बटे में 300 है, तो मैं ये
एरिया 400 अपॉन 300 मुझे एरिया मिला, मैंने इसका रेशियो निकाला तो मुझे 4/3 आया। कोई बोलेगा नहीं इसका बेस इंटू हाइट के हिसाब से मुझे निकाल के दिखाओ, तो मैं बोलूँगा एरिया बेस 20 है, हाइट भी 20 है, और इधर पे बेस 20 है और हाइट 15 है, तो 20 से 20 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4/3 आया। नहीं, बेस 10 है, हाइट 40 है, और इसका बेस 10 है और हाइट 30 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0, 4/3। तो क्या एरिया चेंज हो नहीं रहा है? एरिया तो वही है ना, तो रेशियो क्या चेंज होगा क्या उसका? हाँ, रेशियो चेंज होगा क्या? 40 इंटू 10 अगर मैं लेता हूँ और बेस में मैं ले लेता हूँ 3 इंटू 100 चलेगा, 0 से 0, 0 से 0, फिर भी मेरा आंसर वही है। मैं कुतुब मीनार भी बना दूंगा कि 3 सेंटीमीटर का बेस है और 100 सेंटीमीटर की क्या है हाइट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मेरा एरिया उतना ही है। अब ये अगर फिगर में देखूं बेस 3, तो ये ऐसा हुआ और हाइट ऐसी चली गई, तो क्या इसका एरिया 300 ही आया ना। और अगर मैं इसको देखूं तो बेस 10 है, हाइट 30 है। इसको देखूं तो बेस 20 है और हाइट 15 है, तो एरिया तो सबका 30 ही रह गया, ट्रायंगल का शेप चेंज होता रहा मगर एरिया सेम है। तो वेन एवर एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर देयर, उसके रेशियोज चेंज नहीं होंगे, रेशियो वही रहेगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। इसलिए इसका जनरल फॉर्मेट हो जाता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, और बेस से बेस हाफ से हाफ कैंसिल, तो आंसर हो जाता है बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। अब कंडीशन होती है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू बेस 1 इंटू हाइट 1। ये तो हमें फॉर्मूले से मालूम है कि हमारा थ्योरम ये बोलता है, बट ये हो जाएगा B1 अपॉन B2 इफ़ H1 इज इक्वल्स टू H2। अगर H1 और H2 इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों हाइट्स इक्वल हैं, बेस चेंज हो रहा है मगर हाइट वही रखी गई है, तो रेशियो तो बेस पे डिपेंड हो गया। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन फिर से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B1 H1 अपॉन B2 H2, वेर एज H1 अपॉन H2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके बेस इक्वल होंगे। क्या होंगे? बेस इक्वल हो गए, तो बेस से बेस कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू B1 H1 अपॉन B2 H2 इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि B1 इज इक्वल्स टू B2 है और H1 इज इक्वल्स टू H2 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? 1 आया। और जब ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2। मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल ही रहेंगे, तभी तो 1 आएगा, डिवाइड होने पे 1। अब फोर्थ कंडीशन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू B1 H1 अपॉन B2 H2 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। कब? जब B1 इज इक्वल्स टू H2 हो और H1 इज इक्वल्स टू B2 हो, मतलब इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो भी आंसर 1 ही आएगा। मतलब एक का बेस दूसरे की हाइट बन गई, दूसरे का बेस पहले वाले की हाइट बन गई, तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा।
In this way we had concluded our first exercise and you can do more and more practice. Okay? एक छोटी सी चीज़ रह गई, जरा वो देखते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर कितने हाइट होते हैं, कितने बेस होते हैं. तो ध्यान देना, ईच ट्रायंगल हैव 3 sides, 3 angles, 3 base, 3 height, 3 median, 3 angle bisector. मोस्टली जो कुछ भी है सब 3 ही रहता है. समझ में आया? तो हो गया ना 3 साइड्स, बाउंड्री भी. नाउ हियर अगर मैं ये बनाता हूँ एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल. क्या बनाया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो इसके ऊपर अगर मैंने हाइट बनाया तो ये ऐसे आएगी, यहाँ से दूसरी हाइट यहाँ गई और तीसरी हाइट यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करते हुए अंदर. तो ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो इसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहाँ पे? हाइट का इन अ ट्रायंगल. कहाँ है? ट्रायंगल के अंदर है. पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहाँ है? अंदर है. संगामी बिंदु कहाँ पे है? त्रिभुज के अंतः भाग में है. समझ में आया? अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना देते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का इसका परपेंडिकुलर तो इधर आके गिरा. 3 परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाले साइड से इसके ऊपर आया, ये वाले साइड का भी परपेंडिकुलर इस पे आया. इस पे से बनाऊंगा अगर परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट कहाँ पे मैच किया? ऑन द 90 डिग्री. ऑन द राइट एंगल. कहाँ पे किया? राइट एंगल 90 अंश. तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे हुआ? 90 अंश पर. समझ में आया? अब तीसरा, ये बनाना बड़ा मुश्किल होता है. इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आएगा? तो इसका परपेंडिकुलर तो यहाँ पे गया, इसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? ऐसा आएगा क्या अंदर? इसका परपेंडिकुलर ऐसा अंदर आएगा क्या? आया ना. तो याद रखना, हाइट कभी भी साइड पे रहे ज़रूरी नहीं है. घर में कभी भी देखो ऐसा रहता है कि घर ऐसा रहेगा और हमने बालकनी बाहर निकाल दी. घर में बालकनी हमने बाहर निकाली, तो बालकनी से अगर मुझे हाइट लेना है तो मैं क्या घर के अंदर जाके दीवार तोड़ के लूँगा? मैं तो ये बोलूँगा ज़मीन तो बाहर कहीं ना कहीं है. कोई भी साइड को मैं कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ ना. तो मेरी हाइट मतलब है वहाँ से मैं क्या करूँगा? पानी गिरा रहा हूँ नल का, पाइप का, तो वो सीधा गिरेगा और जहाँ पे भी जाके वो टकराएगा वही परपेंडिकुलर है. जैसे यहाँ पे अब इसको मैंने ऐसा 90 डिग्री यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऐसा आएगा बाहर, इसका 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. अब ये और बड़ा करूँगा तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, और इसको मैं बड़ा करूँगा तो ये भी यहाँ पे. तो ये कहाँ आएगा? आउट ऑफ ट्रायंगल. तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर चला जाता है. O फॉर ऑब्ट्यूज और O फॉर आउट. ओके. तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट्स अ सिमिलैरिटी. ओके, बाय. विल मीट tomorrow again.